नमस्कार मित्रों। आज हम फिर एक बार बीए पार्ट तृतीय की हिंदी आधुनिक हिंदी काव्य में कवि परिचय श्रृंखला में अज्ञेय के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक हिंदी काव्य में प्रगतिवाद के बाद सर्वथा प्रमुख कवियों में से एक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, जिनको आधुनिक हिंदी काव्य का जो प्रयोगवादी धारा है उसका प्रवर्तक माना जाता है, उसका प्रणेता माना जाता है। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि अज्ञेय प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रणेता तो हैं ही, नई कविता आंदोलन में भी अज्ञेय की बड़ी भूमिका है और नई कविता आंदोलन को, नई कविता जो काव्य आंदोलन था उसको समृद्ध करने में भी अज्ञेय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक हिंदी काव्य में यद्यपि प्रयोगवादी काव्यधारा का जो आरंभ है उसका आविर्भाव अज्ञेय के द्वारा संपादित 1943 में प्रकाशित तार सप्तक जो काव्य संग्रह है, जिसमें 7 कवियों की काव्य रचनाएं संकलित हैं, उसके साथ हुआ है। यह भी माना जाता है कि तार सप्तक की जो मूल योजना है वह योजना मुक्तिबोध की थी, गजानन माधव मुक्तिबोध। किंतु कालांतर में बाद में इस योजना को क्रियान्वित अज्ञेय ने किया। तार सप्तक के जो 7 कवि हैं उनमें अज्ञेय, भरतभूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन और गजानन माधव मुक्तिबोध। इन 7 कवियों की रचनाएं आरंभिक तौर पर तार सप्तक में समाहित की गई। जहाँ तक अज्ञेय का सवाल है, जिन्होंने इस तार सप्तक काव्य संग्रह का संपादन किया, उसमें एक कवि वे स्वयं भी थे और बाकी 6 अन्य कवियों की रचनाएं उन्होंने शामिल की। ऐसे महत्वपूर्ण और प्रमुख प्रयोगवादी कवि अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को कसया नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में हुआ। परीक्षा की दृष्टि से यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन को अज्ञेय नाम की उपाधि या अज्ञेय उपनाम किसने दिया? तो इसका उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने ही इनको अज्ञेय नाम दिया। दरअसल इनकी कुछ कहानियाँ और निबंध, उस समय आज़ादी का आंदोलन था, ये बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो इनकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं कुछ पत्रिकाओं में, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में जब छपने को आई तो क्रांतिकारी भावों से उत्प्रोत रचनाओं को प्रकाशित करना प्रकाशकों के लिए बड़े जोखिम का काम था। तो नेमीचंद ने ये सुझाया प्रेमचंद को कि ये जो रचनाएं हैं ऐसे रचनाकार की हैं जिसका नाम छापना उनके लिए ठीक नहीं होगा। तो प्रेमचंद ने ही ये नाम सुझाया कि इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यह जो रचनाकार है यह अज्ञेय है। अज्ञेय का शाब्दिक अर्थ है जिसकी जानकारी न हो। हम जानते हैं कि अज्ञेय हिंदी के प्रमुख कथाकारों में, कथाकार से आशय उपन्यासकार और कहानीकार दोनों। आगे हम पढ़ेंगे उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। उनकी बहुत सारे निबंध हैं, वे शैलीकार हैं, ललित निबंधकार हैं, पत्रकार हैं, पत्रकार के नाते वे संपादक भी हैं, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर रहे और कुलपति रहे, और आज़ादी के आंदोलन में एक वीर सेनापति की भांति क्रांतिकारी की भूमिका भी उन्होंने निभाई
और इन सब घटनाओं का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। वे कई बार जेल गए और किसी लेखक को, एक बड़ी श्रृंखला है माखनलाल चतुर्वेदी से लेकर आगे तक की, जिनमें बहुत सारे रचनाकार सीधे आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे और इस नाते वे कई बार जेल गए और जेल जाने से, बार बार जेल जाने से उनके हृदय में भारत के प्रति, अपने देश के प्रति एक अतिरिक्त अनुराग पैदा हुआ। इस अर्थों में वे सच्चे भारत भक्त थे। यह भी कहा जाता है कि अज्ञेय प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद के, खास तौर से इसको आप संशोधित कर लें, प्रयोगवाद के और नई कविता के प्रतिनिधि कवि थे। कविता में नए नए प्रयोग करना, संवेदना की दृष्टि से यानी कथा वस्तु की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, उपमानों की दृष्टि से, बिंबों की दृष्टि से उन्होंने हिंदी कविता में नए नए प्रयोग किए। वे संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, बंगला, हिंदी आदि भाषाओं के प्रकांड जानकार थे, विद्वान थे। और जहाँ तक हिंदी का साहित्य की विधाओं का प्रश्न है, उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रावृत्त, संस्मरण आदि विधाओं में प्रचुर मात्रा में रचनात्मक लेखन किया। पत्रकार के नाते उन्होंने बहुत ही हिंदी की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन किया, जो हिंदी साहित्य जगत में, हिंदी पत्रकारिता जगत में उनका नाम बड़ी प्रतिष्ठा के साथ, बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आज़ादी के आंदोलन में बल्कि आज़ादी के आंदोलन का वे पत्रिकाएं प्रतीक हैं। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, वाक जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन अज्ञेय ने किया। उनके साहित्य की उपलब्धियों के बारे में जो रेखांकित करने वाली बात है वह यह है कि आंगन के पार द्वार जो उनका काव्य संग्रह है, इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि हमारे देश में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अब हम आते हैं अज्ञेय की जो रचनाएं हैं, वे रचनाएं काव्य की भी हैं, यानी पद्य की भी हैं और गद्य की भी हैं। कविता की बात करें तो जिन दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रहों का पीछे हमने जिक्र किया है, जिन पर उनको साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार। इनके अलावा उनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, इसे ठीक कर लें, बहुत बार टाइप की त्रुटियां रह जाती हैं। हरी घास पर क्षण भर इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, काव्य संग्रह है। बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरी ओ करुणा प्रभामय, और बाकी जो दो रचनाएं हैं, और भी बहुत सारे काव्य संग्रह इनके हैं। आप परीक्षा की दृष्टि से कुछ 5, 6, 7 काव्य संग्रहों के नाम याद रख सकते हैं। जहाँ तक कथा साहित्य की बात है तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय के 3 उपन्यास यानी 4 उपन्यास, शेखर एक जीवनी 2 भाग में, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, इन उपन्यासों में और जिन कविता संग्रहों का हमने जिक्र किया है, उनमें अज्ञेय ने एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की व्याख्या भी की है और उस सिद्धांत को अपनी अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम भी बनाया है। यहाँ मैं कह देना बहुत ही महत्वपूर्ण समझूंगा कि प्रयोगवाद मूलतः फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद की साहित्यिक व्याख्या है। अर्थात विज्ञान में, मनोविज्ञान में जो मनोविश्लेषणात्मक जो पद्धति है, मन के विवेचन की पद्धति है, मन की भावनाओं को विश्लेषित विवेचित करने की जो प्रणाली है, उस
विषय वस्तु को उस शैली में साहित्य का सृजन किया जाए तो उसको हम प्रयोगवाद कहते हैं। शेखर एक जीवनी बाल मनोविज्ञान से ओतप्रोत 2 भागों में लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, 2 उपन्यास हैं। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये इनकी औपन्यासिक रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिंदी साहित्य जगत में। जहाँ तक कथेतर गद्य की बात है, अर्थात कथेतर गद्य से आशय है उपन्यास और कहानियों से के अलावा जो भी गद्य की विधाएं हैं, उनमें निबंध हैं, संस्मरण हैं, यात्रावृत्त है, जीवनी है, रिपोर्टाज है, आत्मकथा है, ये कथेतर गद्य की विधाएं मानी जाती हैं। तो निबंधों में सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अद्यतन आदि इनके प्रमुख निबंध संग्रह है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अद्यतन। एमए के विद्यार्थियों के लिए ये निबंध संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मनेपद, भवंती पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं और उनका जो एक संस्मरणात्मक निबंध है पूरा का पूरा, वो स्मृति लेखा शीर्षक से प्रकाशित है। संपादित ग्रंथों की जहाँ तक अभी मैंने बात की कि प्रयोगवाद का जो नामकरण है या प्रयोगवाद का जो एक प्रकार से उसकी स्थापना है, वह तारसप्तक से होती है। 7 कवियों की काव्य रचनाओं का संग्रह, पहला संग्रह जो अज्ञेय ने संपादित किया वह तारसप्तक है। इसी प्रकार से दूसरा सप्तक उन्होंने लिखा 1951 में, 1943 में तारसप्तक और 1951 में दूसरा सप्तक। 1959 में अज्ञेय ने तीसरा सप्तक जो है वो संपादित किया और 1979 में चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ। तो कहने का आशय ये है कि 1951 यानी तार सप्तक के प्रकाशन से लेकर के, तार सप्तक जो 1943 में प्रकाशित हुआ, वहाँ से आकर चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ। इस बीच 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित होता है और 51 तक आते आते प्रयोगवाद का जो नाम है वो नई कविता में बदल गया और ये सारे के सारे कवि जो प्रयोगवादी कविता लिख रहे थे, इनकी कविता का नामकरण नई कविता हो गया। तो जो संपादित इनकी रचनाएं हैं, उन संपादित रचनाओं में 4 सप्तक परंपरा हैं। काव्य के जो काव्य संग्रह हैं वो सप्तक परंपरा से शीर्षक उनको दिया गया है। चौथा जो सप्तक है वो नामवर जी द्वारा संपादित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत भी अज्ञेय ने लिखे हैं। यात्रा वृत्तांतों में अरे या यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। एमए के पाठ्यक्रमों में ये सारी पुस्तकें एमए के पाठ्यक्रमों में शामिल की गई हैं। अब हम बात करते हैं कि अज्ञेय के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। अज्ञेय के काव्य की प्रवृत्तियों पर बात करने का आशय है, हम मूलतः प्रयोगवादी कविता धारा की प्रवृत्तियों पर ही बात कर रहे हैं। अर्थात प्रयोगवादी काव्य का जो संवेदना पक्ष है और शिल्प पक्ष है, उस पर ही हम बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रयोगवादी काव्य धारा है उस पर सैद्धांतिक चर्चा को प्रतीक, कल्पना, ज्ञानोदय, धर्मयुग, लहर, कृति, इन पूरी पत्रिकाओं ने प्रयोगवादी जो प्रयोगशील काव्यांदोलन था उसको प्रकाशित करने में और उसको स्थापित करने में इन पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जहाँ तक अज्ञेय के काव्य की प्रवृत्तियों की बात है, यानी प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात है, उनमें महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ हैं। अज्ञेय के काव्य में गहरी काव्यानुभूति है, यानी कविता की अनुभूति को ही गहराई से अनुभव करके अभिव्यक्त करना अज्ञेय का काव्य कौशल था। लोक संस्कृति भी अज्ञेय के काव्य की विशेषता है
कि अज्ञेय का जो लोकानुभव था, वो लोक में विचरण करते थे। यायावर शीर्षक से उन्होंने गद्य कृतियाँ लिखी। अरे यायावर रहेगा याद। ये यायावरी जो है अज्ञेय के काव्य में, अज्ञेय के गद्य में और अज्ञेय की अभिव्यक्ति में एक रचा बसा गुण था। रचनात्मकता एक प्रकार से साहित्यिक कृतियों में निरंतरता उत्पन्न करता है। कोई साधारण गद्य रचनात्मक कैसे होता है, उसमें बड़ी सूक्ष्म चीज़ें, लालित्य की चीज़ें शामिल की जाती हैं, तब कोई रचना साधारण रचना से विशिष्ट होती है। अज्ञेय के काव्य में हमको गहरी संवेदनशीलता भी देखने को मिलती है। उनका जो मानवीय पक्ष है, उनका जो मनुष्यता के संरक्षण का पक्ष है, वो बहुत ही गहरा है। जहाँ तक प्रकृति चित्रण का बात है की बात है, अज्ञेय के काव्य में प्रकृति, मनुष्य और पशुओं का सहज साहचर्य है। अर्थात कविता में प्रकृति के तत्व, मनुष्य और पशुओं का आपस में जो एक तरह से क्रियाकलाप है, वार्तालाप है, वो हमको देखने को मिलता है। अज्ञेय की एक काव्य विशेषता दार्शनिकता है, क्योंकि वो क्षणवाद के समर्थक हैं और ये जो क्षणवाद है उन कविता में दार्शनिकता के आधार पर ही प्रकट हुआ है। अज्ञेय ने बहुत सारे कुछ ऐसे गीत भी लिखे हैं जिनमें आंतरिक संगीत है और यह आंतरिक संगीत लय से प्रकट होता है। यानी लय युक्त गति अज्ञेय के काव्य में हमको आर पार दिखाई पड़ती है। अज्ञेय ने अपनी कविताओं में कृत्रिमता से दूरी बना के रखी है, यानी कृत्रिम बनावटीपन से वो मुक्त रहे हैं। जीवन की जो सच्चाइयाँ थी, उन सच्चाइयों को सच्चाई के साथ ही उन्होंने अभिव्यक्त किया था। जब हम आधुनिक युग की बात करते हैं तो आधुनिकता का बोध आना ही चाहिए, और यह आधुनिकता का बोध अज्ञेय के काव्य में कूट कूट कर भरा हुआ है। एक और प्रमुख विशेषता अज्ञेय के काव्य की है कि वो आकृतियों को, ध्वनियों को, रंगों को, काव्य बिंबों को नए प्रकार की प्रस्तुति के साथ मानवीय भावनाओं का चित्रण वो करते हैं। अर्थात काव्य के जो बिंब हैं, उन बिंबों को वो प्रकृति में उपस्थित आकृतियों से, जगत में उपस्थित जो भी हमको सुनाई पड़ने वाली ध्वनियाँ हैं उनके माध्यम से, और जो दिखाई पड़ने वाले रंग हैं उनके माध्यम से कविता के नए प्रतिमान गढ़ते हैं, नए काव्य बिंबों की कल्पना करते हैं। भाषिक संरचना भी एक प्रकार से प्रयोगधर्मी और नई है। जैसा मैंने पहले कहा कि संवेदना के स्तर पर और शिल्प के स्तर पर अज्ञेय ने प्रयोगवादी कविता में नए नए प्रयोग किए। मनोविश्लेषणात्मकता का मैंने जिक्र आपसे पहले किया ही है कि फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद है वो अज्ञेय की काव्याभिव्यक्ति में आद्योपांत यानी आर पार, शुरू से आखिर तक हमको दिखाई पड़ता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि अज्ञेय की कविता में समुद्र, नदी, वृक्ष, पक्षी, रेगिस्तान, दुख, करुणा जैसी जो मानवीय अस्तित्व से जुड़ी बुनियादी चीज़ें हैं, यानी जगत के स्तर पर और भावना के स्तर पर दिखाई पड़ने वाली भौतिक चीज़ें और अंतर्भूत जो भावनाएं हैं, इन दोनों का ही जो अस्तित्व है वो मनुष्यता के साथ इसका की उपस्थिति वो प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अज्ञेय की कविता प्रकृति और मनुष्य के शाश्वत संबंधों का पुनर्विस्तार करती है। इसलिए अज्ञेय एक युग निर्माता कवि थे। उन्होंने एक नए प्रकार का जो काव्य आंदोलन था, प्रयोगवाद, उसकी हमारे सामने प्रस्तुति की। धन्यवाद।